हम बात करेंगे क्लास 10th के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय थ्योरम के बारे में, जिसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं हम लोग। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय के बारे में जानेंगे। ये रियल चैप्टर से संबंधित यानी पहला चैप्टर का प्रमेय है, जिसमें प्रमेय 1.2 है। 1.1 के बारे में पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर लिए थे। इस प्रमेय के बारे में सबसे पहले एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था CF गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने बताया था, और जिन्हें गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। आइए जानते हैं इस प्रमेय में कहा क्या गया है। ठीक है, तो इस प्रमेय में कहा गया कि कोई भी आप ले लीजिए भाज्य संख्या। ठीक है, कोई भी क्या कीजिए, तो भाज्य संख्या आप ले लीजिए। तो कहा उस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए 600 एक संख्या ले लिए, और ये कैसी संख्या है, आपका भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और सम के अलावा अन्य से भी विभाजित या डिवाइड हो जाती है, उसे हम भाज्य संख्या कहती है। तो ये 600 एक कैसी संख्या आपका है, भाज्य संख्या है। जब इसका हम अभाज्य इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहले इस बात को समझ लेते हैं, फिर आगे क्या कहा गया उसको समझते हैं। तो पहले इसको व्यक्त करते हैं। दोष लगा दिए, 300 हो गया ना, फिर दोष लगा देंगे 150, दोष लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 75, 3 लगा दें 25 या 75 हो जाएगा, 5 लगा दें कितना हो जाएगा 25। यानी कि 600 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 2 यानी 3 टाइम्स हो गया आपका 2, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स हो गया 5। इसी को जब घात के रूप में लिखेंगे तो 2 कितना बार आया है, 3 बार, तो 2 पर पावर 3 कितना बार आया, एक ही बार, फिर 5 कितना बार आया, 2। यानी इस रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए इसका ऑर्डर कुछ भी हो, ऑर्डर कुछ होने का मतलब कि जैसे हम यहाँ 2 से डिवाइड किए थे, या 5 से कर दे या फिर 3 से कर दे, लेकिन जब भी 600 यानी ये जो भाज्य संख्या है या फिर अन्य कोई भी भाज्य संख्या आप ले लीजिए 600 के अलावा, लेकिन जब उसका अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो कहा आगे देखिए कि यह गुणनखंड सबसे पहले का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या है उसको, जैसे मान लीजिए छोटी सी भाज्य संख्या लेते हैं 4, क्या है आपकी भाज्य संख्या, तो इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। देख लीजिए 2 इंटू 2 यानी 4 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 इंटू 2। छोटी से छोटी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या, अगर भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। पहला बात ये। लेकिन आगे और कहा गया क्या कि यह जो गुणनखंड होगा, जैसे कि 4 का गुणनखंड किया 2 इंटू 2, मान लीजिए 6 का गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो चाहे वो छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लेकिन आगे कंडीशन कहा कि जो गुणनखंड होगा ये अभाज्य गुणनखंड आने वाले कर्म के बिना अद्वितीय होगा, यानी कि यूनिक होगा। कहने का तात्पर्य यह समझिए सीधा इसको सिंपल शब्दों में कि जैसे कि हम 600 का अभाज्य गुणनखंड किए तो इस रूप में आया, या फिर इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लें, हम 2 से नहीं इसको डिवाइड करके 5 से डिवाइड करें, या 5 से नहीं करके 3 से करें, किसी से भी करेंगे, तो एक बात स्पष्ट है कि जब भी उसमें आएगा तो 2 का घात 3 ही आएगा, 3 ही आएगा, और 5 का घात तो 2 ही आएगा। चाहे आप इसको क्या करें, इस रूप में लिख लें, या फिर आप इसी को 3 इंटू 5 स्क्वायर या 2 पर पावर 3 के रूप में लिखें। जब भी होगा तो 2 का घात 3 के रूप में ही आएगा, यानी कि 3 टाइम्स 2 आएगा, 1 टाइम 3 आएगा, और 2 टाइम्स 5 आएगा, यानी 5 2 भैया। इसके अलावा कोई अन्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता, ये यूनिक होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसी के बारे में इस प्रमेय में मुख्य रूप से कहा गया है। ओके, अब आइए देखते हैं प्रमेय, इसके बाद का प्रमेय क्या कहता है, जिसको हम जानेंगे 1.3 प्रमेय। आइए देखते हैं 1.3 प्रमेय। आइए अब जानते हैं प्रमेय 1.3। इसमें क्या कहा क्या कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या, ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहती है, तो बार बार बताया जा रहा है कि एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित नहीं होते, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहता है कि इस प्रमेय में क्या कि मान लीजिए कि जैसे कि P जो है वो किसको विभाजित करती है, A² को विभाजित करती है। P बोला P A² को विभाजिट करती है। मान लीजिए P को हम Q टाइम्स पर है तो क्या हुआ, A² आ गया और पूरा का पूरा ये विभाजित हो गया। कहा P यदि A² को विभाजित करती है तो आगे क्या होगा, तो कहा P जो होगा ना वो A को भी विभाजित करेगा, यानी कि A को PQR कुछ भी मान लीजिए, यहाँ कुछ मान लेते हैं, ABCD कुछ भी मान लेते हैं, विभाजित करेगा। बस इस प्रमेय में यही बात कही गई है। ठीक है,
और जहाँ कहा ए क्या होगा तो कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए ऐसे समझें, जैसे मान लीजिए कि चूंकि पी अभाज्य संख्या तो पी अभाज्य संख्या मान लेते हैं पी के बराबर 2 और ए चूंकि बोला कि एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तो कोई मान लीजिए 4 के स्क्वायर मान लेते हैं, सपोज करते हैं मान लेते हैं 4 के स्क्वायर। नहीं, जब कहा कि यह 2 जो है अगर 4 के स्क्वायर को विभाजित करेगा, करेगा बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। देखिए कि 4 के स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ना। अब 16 में अगर हम 2 से भाग दें क्या होगा 2 8 16 कर तो गया, विभाजित हो गया। कहा अगर ऐसा कंडीशन होता है कि 2 अगर 4 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ भी देखिए p यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है, यहाँ 2 यदि 4 के स्क्वायर विभाजित करता है तो क्या कहा तो p a को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब ये 2 जो होगा किसको 4 को भी विभाजित करेगा। देख लीजिए 2 2 4 कट गया। बस यही आपका प्रमेय है। इसी प्रमेय के आधार पर हम लोग क्या करेंगे आगे सीखेंगे किस तरीके से √2 एक अप्रमेय संख्या है इसको सिद्ध करना जानेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि √2 एक अप्रमेय संख्या है कैसे। तब तक के लिए धन्यवाद।